दोस्तों, ये दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी एक पुष्पा कोहली नाम की औरत की है, जिसने अपनी सगी बेटी की सुपारी देकर मौत के घाट उतरवा दिया। तो चलो इस खूनी सफर को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल क्राइम में माहिर को जरूर सब्सक्राइब करें। पुष्पा कोहली ने अपनी बेटी किरण की हत्या इसलिए कराई क्योंकि उसका स्वभाव सही नहीं था और उसके उल्टे सीधे कर्मों से परिवार की बदनामी हो रही थी। लेकिन यह बात इसलिए गले नहीं उतरती क्योंकि परिवार के किसी भी अन्य सदस्य को इस बात की भनक तक नहीं थी। सेक्टर 46 फरीदाबाद के चौकी इंचार्ज सोहन पाल अपनी टीम के साथ नाइट पेट्रोलिंग पर निकलने की तैयारी कर रहे थे कि तभी पुलिस कंट्रोल रूम से फोन आ गया। उन्हें बताया गया कि सेक्टर 45 की कोठी नंबर 387 में एक कत्ल हो गया है। पुलिस चौकी से घटना स्थल महज 2 किलोमीटर दूर था। सोहन पाल अपनी टीम के साथ 10 मिनट में उस जगह पहुंच गए जहां वारदात हुई थी। वह पॉश एरिया था और अक्सर सुनसान रहता था। इस वजह से पड़ोसियों को भी इस घटना का पता नहीं चल पाया था। रात को लगभग 3 बजे पुलिस को आया देख आसपास की कोठियों से लोग बाहर निकल आए। कोठी नंबर 387 में मौजूद एक व्यक्ति ने कोठी का मेन गेट खोला। पता चला वह उसी कोठी में रहने वाला किराएदार राजेश सिंह था। उस समय के चौकी इंचार्ज सोहन पाल ने अंदर जाकर देखा तो बेड पर एक लड़की मरी पड़ी थी, जिसकी हत्या गला काटकर की गई थी। बिस्तर खून से पूरी तरह सना हुआ था। जिस कमरे में हत्या हुई थी उसमें रखी अलमारी और उसका लॉकर खुला हुआ था। अलमारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। मामला लूटपाट का लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे हत्यारे लूटपाट के इरादे से घर में घुसे हों और विरोध करने पर लड़की की हत्या करके कीमती सामान व नकदी लेकर फरार हो गए हों। पुलिस को सूचना कोठी की मालकिन पुष्पा कोहली ने दी थी। उसने बताया कि मृतका उसकी बेटी किरण कोहली है। पुष्पा कोहली के अनुसार उसका पति सुरेंद्र कोहली और 12 वर्षीय बेटा नितिन कोहली बीते दिन सुबह ही उसकी बीमार मां को देखने बठिंडा पंजाब गए थे। वारदात के समय पुष्पा कोहली और किरण ही घर में थी। पौष इलाके में हुई इस सनसनीखेज वारदात की सूचना पाकर पुलिस के बड़े अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। पूछताछ में पुष्पा कोहली ने बताया कि बीती रात करीब 9:45 बजे जब वह रसोई में खाना बना रही थी तभी मेन गेट खोलकर बुर्के वाली 2 औरतें अंदर आई। किरण उन दोनों को अंदर ले आई। कुछ देर बाद जब उसने किरण से उन दोनों के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वे उसकी जानने वाली हैं और उसे उनके साथ कुछ हिसाब किताब करना है। उस वक्त बुर्के वाली दोनों औरतें सोफे पर बैठी थीं। वे दोनों अपने चेहरों पर नकाब डाले हुए थी, इसीलिए वह उनके चेहरे नहीं देख सकी थी। उन्हें बैठा छोड़कर पुष्पा अपने कमरे में चली गई थी। पुष्पा के अनुसार कुछ देर बाद किरण एक गिलास में पानी लेकर पुष्पा के कमरे में आई। उसने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था, इसलिए पानी पीकर गिलास मेज पर रख दिया। उसके बाद या तो वह बेहोश हो गई थी या फिर सो गई थी। पुष्पा के अनुसार देर रात करीब 2 बजे जब वह उठी तो उसके दोनों हाथ और दोनों पैर दुपट्टे से बंधे हुए थे और मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था। उसने उठने की कोशिश तो की, लेकिन वह बिस्तर से नीचे गिर गई। कपड़ा ठुसा होने की वजह से उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकल रही थी। पुष्पा ने आगे बताया कि जैसे तैसे उसने बेड पर पड़ा फोन उठाकर पहले किरण का नंबर मिलाया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। फिर उसने अपनी नौकरानी सपना के पति अजीत का नंबर मिलाया। नंबर तो लग गया, लेकिन मुंह में कपड़ा ठुसा होने की वजह से बात नहीं हो सकी। इस पर वह घिसड़ते हुए दरवाजे के पास पहुंची और दोनों पैरों से जोर जोर से कमरे का दरवाजा पीटा। दरवाजा पीटने की आवाज सुनकर किराएदार राजेश सिंह नीचे आया। वह बाहर से दरवाजा खोलकर अंदर आया और उसके हाथ पैर खोल दिए। तब तक नौकरानी सपना और उसका पति अजीत सिंह भी आ गए थे। पुष्पा कोहली ने आगे बताया कि उसके यह पूछने पर कि किरण कहाँ है, राजेश सिंह ने जवाब दिया कि वह अपने कमरे में सो रही होगी। लेकिन जब उसके कमरे में जाकर देखा गया तो किरण मरी पड़ी थी। किसी ने उसका गला काटकर उसकी हत्या कर दी थी। उसका सारा बिस्तर खून में डूबा हुआ था और अलमारी का सामान इधर उधर फैला पड़ा था। ये देखकर उसने इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी। ये सब बताते हुए पुष्पा कोहली फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने उससे नंबर लेकर
उसके पति सुरेंद्र कोहली को फोन करके इस हादसे की सूचना दे दी और जल्दी से जल्दी फरीदाबाद पहुंचने को कहा। इसके साथ ही पुलिस ने पुष्पा की शिकायत पर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ चोरी और डकैती की धारा 302 और धारा 394 के तहत केस दर्ज कर लिया। सुबह को एसीपी पूनम दयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी जांच इलाका पुलिस की जगह उस समय के सीआईए एनआईटी इंचार्ज इंस्पेक्टर विमल कुमार, सब इंस्पेक्टर नरेंद्र कुमार और अश्विनी कुमार को सौंप दी गई, ताकि पौष इलाके में हुई इस हत्या के मामले से जल्दी पर्दा उठ सके। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ मौका वारदात का मुआयना किया। उन्होंने पुलिस फोटोग्राफर, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट और फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुला लिया था, ताकि जरूरी सबूत जुटाए जा सके। कार्रवाई होने के बाद मृतका किरण की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम से पता चला कि किरण की मृत्यु सांस की नली कट जाने के कारण हुई थी। पूछताछ और पुलिस छानबीन में पता चला कि मृतका किरण के पिता सुरेंद्र कोहली काफी समय पहले पंजाब से आकर फरीदाबाद में बस गए थे। उनका फरीदाबाद सेक्टर 40 में बिल्डिंग मटेरियल का कारोबार था। सुरेंद्र कोहली का विवाह 1989 में बठिंडा, पंजाब की पुष्पा कोहली नाम की औरत से हुआ था। विवाह के बाद कोहली के घर में किरण का जन्म हुआ, जिसे घर में सब प्यार से गुड़िया कहते थे। किरण के जन्म के 11 साल बाद कोहली परिवार में बेटा जन्मा, जिसका नाम नितिन रखा गया। 12 वर्षीय नितिन कोहली फिलहाल फरीदाबाद के एक नामी स्कूल में कक्षा 7 में पढ़ रहा था। पुष्पा कोहली घरेलू महिला थी और घर पर रहकर घर परिवार व बच्चों की जिम्मेदारी संभालती थी। किरण जवान हो चुकी थी। उस पर चूंकि कभी भी पारिवारिक पाबंदियां ही नहीं थी, इसलिए वह शुरू से ही फैशन और आजाद ख्यालों वाली लड़की थी। मोबाइल, फिल्में, टीवी और इंटरनेट की दुनिया ने उसे और भी मॉडर्न बना दिया था। वह जो करना चाहती थी कर गुजरती थी, बिना इस बात की परवाह किए कि उसके परिवार वालों की नजर में वह अच्छा है या बुरा। इसी सब के चलते किरण ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ 22 नवंबर 2010 को एक दूसरी जात बिरादरी के एक लड़के रंजीत त्रिपाठी से लव मैरिज कर लिया था। रंजीत गांव लक्कड़पुर, जिला फरीदाबाद का रहने वाला था। शादी के बाद किरण घर छोड़कर रंजीत त्रिपाठी के साथ दिल्ली के एक इलाके मदनपुर खादर में किराए के मकान में रहने लगी थी। परिवार से अलग रहकर जब जिंदगी की कड़वी सच्चाइयों से सामना हुआ तो किरण और रंजीत दोनों ने अलग अलग प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करने लगे। किरण ने जिस कंपनी में नौकरी की वह रियल एस्टेट का बिजनेस करती थी। किरण को अच्छी तनख्वाह के अलावा सौदे से मिलने वाली रकम में मोटा कमीशन भी मिलने लगा। इसी के चलते किरण ने अच्छा खासा बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लिया था। दूसरी ओर उसके पति रंजीत को नौकरी से इतना पैसा भी नहीं मिलता था कि घर का खर्च ठीक से चल सके। जब उम्मीद से ज्यादा पैसा मिलने लगता है तो कई कमजोर लोगों के पैर बहकने लगते हैं। किरण कोहली के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनकम का सोर्स बढ़ा तो उसने शराब पीकर देर से घर आना शुरू कर दिया। रंजीत ने यह बात किरण की मां पुष्पा कोहली को बताई। मां ने अपने स्तर पर किरण को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन इससे किरण की दिनचर्या और व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। नतीजतन पति पत्नी के बीच मतभेद बढ़ने शुरू हो गए। इस बात को लेकर रंजीत और किरण के बीच कई बार बहस भी हुई। पति से जब ज्यादा मतभेद बढ़ गए तो किरण ने उसके खिलाफ दिल्ली की साकेत कोर्ट में तलाक का मुकदमा डाल दिया। इसके बाद किरण कोहली 27 जून 2013 को रंजीत का साथ छोड़कर फरीदाबाद में अपनी मां के पास आकर रहने लगी। घर लौटकर भी किरण में कोई बदलाव नहीं आया। अब उसने नाइट क्लब में शराब पीकर देर रात घर आना शुरू कर दिया था। जवाब मांगने पर वह गाली गलौज और मारपीट तक पर उतर आती थी। किरण का हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल कोहली परिवार के लिए बदनामी का कारण बन रहा था। एक तो शादी के बाद भी बेटी घर में बैठी थी, दूसरे वह शराब पीकर देर रात घर लौटती थी। किरण की मां पुष्पा कोहली इस बात को लेकर डिप्रेशन में रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इस समस्या का कैसे समाधान करे। यह सब चल ही रहा था कि किरण की हत्या हो गई थी। बहरहाल इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपनी टीम के साथ बेहद बारीकी से घटना स्थल का मुआयना किया।
तो पाया कि पुष्पा कोहली द्वारा लिखवाई गई रिपोर्ट और मौका वारदात पर पाए गए सबूतों में काफी झोल है। इसी को ध्यान में रखकर उन्होंने सुरेंद्र कोहली के किराएदार राजेश सिंह और नौकरानी सपना वो उसके पति अजीत के अलग अलग बयान दर्ज किए। जब उन बयानों को क्रॉस चेक किया गया तो इंस्पेक्टर विमल कुमार को कई बातों पर शक हुआ। मसलन किरण ने पुष्पा कोहली को गिलास में पानी दिया था, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई थी और शायद बाद में सो गई थी। ये बात समझ के बाहर थी कि किरण ने बिना मांगे मां को पानी क्यों दिया और उसने क्यों पिया। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने गिलास के बचे पानी को सूंघकर देखा तो वह सामान्य पानी था और उसमें किसी तरह की कोई महक नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस पानी और गिलास को जांच के लिए भिजवा दिया। पुलिस टीम ने पुष्पा कोहली का मोबाइल फोन सर्विलांस पर ले लिया और उसके फोन की पिछले 6 महीने की कॉल डिटेल्स निकलवाई गई। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद किरण का शव उसके परिवार को सौंप दिया गया। उन लोगों ने उसी दिन उसका अंतिम संस्कार कर दिया। किरण कोहली के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए किरण की नानी भी आई थी। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने नानी से भी पूछताछ की। पता चला कि वह पूरी तरह से स्वस्थ थी, जबकि पुष्पा कोहली ने अपनी इसी मां को बीमार बताकर पति सुरेंद्र कोहली और बेटे नितिन को 250 किलोमीटर दूर बठिंडा भेजा था। किरण की हत्या की सूचना पाकर उसका पति रंजीत त्रिपाठी भी फरीदाबाद आ गया था। वह फिलहाल मुंबई में नौकरी कर रहा था। पुलिस ने उससे भी पूछताछ की, लेकिन हत्या में उसकी किसी भी तरह की भूमिका न मिलने पर अगले आदेश तक उसे घर छोड़कर न जाने की कड़ी हिदायत देकर जाने दिया गया। पुष्पा कोहली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स पुलिस के पास आ गई थी। उसका गहराई से क्रॉस चेक करने पर पुलिस को उसमें एक ऐसा नंबर मिला जिस पर पुष्पा दिन के समय हफ्ते में 2 से 3 बार फोन करती थी। ये नंबर पंजाब का था। पुष्पा से इस नंबर के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि वह नंबर उसके एक मुंह बोले चाचा का है जो पंजाब में रहता है। उससे वह पारिवारिक बातें करती थी। घटना वाली रात पुष्पा कोहली के मोबाइल पर आने जाने वाली कुल 3 कॉल्स पाई गई थी। पहली कॉल रात 8 बजे और 9 बजे के बीच आई थी, जो कि मिस्ड कॉल थी। इसी नंबर पर पुष्पा कोहली के मोबाइल से 10 बजे के आसपास एक मिस्ड कॉल दी गई थी। तीसरी और आखिरी कॉल पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना के मोबाइल से आई थी, जिसे रिसीव किया गया था। पुलिस ने उस नंबर पर जिससे मिस्ड कॉल आई थी फोन किया तो वह नंबर लगातार बंद मिला। जब उस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि उस नंबर की सिम पंजाब से नकली आईडी और फर्जी पते पर खरीदी गई थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि घटना वाली रात उस नंबर की लोकेशन सेक्टर 45 और उसके आसपास थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस नंबर का इस्तेमाल किसी खास मकसद से ही किया गया था। इससे शक की सुई पूरी तरह से पुष्पा कोहली पर आकर ठहर गई अपने शक को और पुख्ता करने के लिए। जब पुलिस ने पुष्पा की नौकरानी सपना से उसके द्वारा की गई फोन कॉल के बारे में पूछा तो इस हत्याकांड की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई। लेकिन कुछ कारणों से पुलिस अब भी पुष्पा कोहली से पुलिसिया तरीके से पूछताछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि वह शिकायतकर्ता होने के साथ साथ महिला भी थी। इंस्पेक्टर विमल कुमार ने अपने सीनियर अधिकारियों से परमिशन लेकर 3 जनवरी 2014 को पुलिस ने पुष्पा कोहली को हिरासत में ले लिया। जब पुष्पा कोहली की नौकरानी के दिए गए बयान को आधार बनाकर उससे पूछताछ की जाने लगी तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन अंत में जब पुष्पा कोहली को रिमांड पर लिया गया तो वह टूट गई। आखिर उसने स्वीकार कर ही लिया कि उसने ही सुपारी देकर अपनी बेटी किरण की हत्या कराई थी। दरअसल पुष्पा कोहली की नौकरानी सपना ने घटना वाली रात कोठी के आगे वैगनार कार खड़ी देखी थी। बाद में उसने पुष्पा को फोन करके पूछा था कि क्या घर में कोई मेहमान आया है, क्योंकि पुष्पा ने सपना की कॉल रिसीव की थी। इसीलिए यही उसके लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि यह बात सपना ने पुलिस को बता दी थी, जबकि पुलिस को दिए बयान के अनुसार उस वक्त पुष्पा बेहोश थी। पुलिस को दिए गए इकबालिया बयान में पुष्पा कोहली ने बताया कि किरण की आदतों और व्यवहार से वह तनावग्रस्त रहने लगी थी। अपनी इस समस्या को हल करने की योजना के तहत पुष्पा ने अपने गांव के मुंह बोले चाचा हवलदार कुलविंदर सिंह, जो कि जलंधर के कैंट थाने में
तैनात था उनको हत्या की रात फरीदाबाद बुलाया था। कुलविंदर अपने एक अन्य साथी के साथ वैगनर कार से 27 दिसंबर की शाम फरीदाबाद पहुंच गया था। वह अपना मोबाइल फोन जालंधर में अपने घर छोड़ आया था ताकि पुलिस की जांच में उस पर कोई आंच आए तो वह साबित कर सके कि वह हत्या के वक्त जालंधर में था। कुलविंदर पंजाब से फर्जी आईडी पर खरीदी गई नई सिम अपने साथ लाया था। इसी सिम को उसने दूसरे मोबाइल में डालकर पुष्पा कोहली को मिस्ड कॉल देकर अपने फरीदाबाद पहुंचने की सूचना दी थी। मर्डर की प्लानिंग के तहत पुष्पा ने अपने मोबाइल से उसे मिस्ड कॉल दी, जिसका मतलब था कि रास्ता साफ है, कभी भी अंदर आ सकते हो। इसके बाद रात के अंधेरे में कुलविंदर और उसके साथी ने घर के अंदर घुसकर किरण की गला काटकर हत्या कर दी और कमरे में रखी अलमारी का सामान इधर उधर बिखेर दिया ताकि मामला लूट व हत्या का लगे। हत्या के वक्त पुष्पा कोहली अपने बेडरूम में चली गई थी और अपने कानों को तकिए से ढक लिया था ताकि बेटी के चीखने की आवाज उसे सुनाई न दे। इस हत्या के बदले में पुष्पा कोहली ने कुलविंदर को 1 लाख रुपए व सोने के कुछ गहने दिए थे, जिन्हें लेकर वह उसी रात अपने साथी के साथ पंजाब लौट गया था। पुष्पा के बयान के आधार पर पुलिस ने इस मामले में धारा 302 और धारा 494 के अलावा धारा 34 भी जोड़ दी। पुष्पा कोहली को गिरफ्तार करके फरीदाबाद की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। ऐसे अपराधों का अंजाम बहुत बुरा होता है। अपराध कभी छुप नहीं सकता। ऐसे अपराध करने से पहले सोच लेना चाहिए कि अंत में इसका अंजाम यही होता है। साथ ही नागरिकों को इस तरह के अपराधों से सतर्क रहने की जरूरत है।